दूसरा काम और शुरू करा हूं। ये जो महिलाएं खड़ी है थोड़ा बैठ जाइए, इधर नीचे आ जाओ, आपसे बात करने के लिए आया हूं। और पुरुष भी बैठे हुए हैं, देखिए पुरुष तो बहुत अच्छी तरह से बैठा है आज तो, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत शानदार तरीके से बैठा है, अनुशासित तरीके से। और भी कुछ खड़े हो और बैठ जाए, आप भी इधर आ जाए, देखो कुछ ये बीच में दिख नहीं रहा है इधर वाला, सबसे बात करूंगा मैं। अरे बैठ जाएंगे आप चिंता मतलब मैं कर लूंगा, माइक मेरे हाथ में आ गया। एक छोटा बच्चा है जो ये स्टेज पे खड़ा है भाई, देखो ये किसका है, देखा है यहाँ से। हाँ मेरा है, तो बच्चे भी कई बार खो जाते हैं ना। देखिए हमारे जैतारण के माननीय विधायक अविनाश जी गहलोत साहब ने कुछ बातें आपको कही। आज का कार्यक्रम है कि 25 जोड़े हैं क्या, 25 जोड़े हैं, तो मेघवाल समाज के ही हैं सारे जोड़े, क्यों ऐसा ही है क्या? उनके 25 जोड़े सामूहिक विवाह के माध्यम से विवाह के या कार्यक्रम होंगे शायद, चमड़ी वगैरह इधर सारे लगे हुए हैं, सब दूल्हे आ गए ना, ऐसी बराती हो गई, बराती हो या गिराती भी हो, दोनों हाँ दोनों पास है, और दूल्हे भी सारे आगे, 25 आगे गिन लिए क्या भाई किसी ने? पहला काम तो ये रखना कि दूल्हा दुल्हन साथ साथ बैठे, कोई इधर उधर नहीं हो जाए, ध्यान रखना। 25 के कोई नंबरिंग लगा दी क्या किसी ने? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराता रहता हूं। तो एक प्रोग्राम में क्या हुआ कि दूल्हा तो कहीं और चला गया, दुल्हन रहेगी, मैं और तो दूसरों को लेके हो, कहीं चक्कर है, ऐसा होता है। लेकिन बाद में पता चल गया कि वो वॉशरूम गई थी। तो ये ध्यान रखना, नंबरिंग दे दो आप, 1 नंबर दूल्हा, 1 नंबर जोड़ी, 2 नंबर जोड़ी, ऐसे नंबरिंग दे देना, ताकि क्योंकि कुछ लोग घूंघट में रहते हैं अभी भी। अच्छा घूंघट रह गई है बात, ये घूंघट हटाने का काम भी करो, ये काम भी करो, ये अपना काम कहां था जी? देखिए भगवान राम सीता के साथ बैठे, घूंघट में है क्या? कृष्ण रुक्मणी जी के राधा के साथ बैठे, घूंघट में है क्या? शिव जी पार्वती के साथ बैठे, घूंघट में है क्या? बाबा रामदेव जी को मानते हो? बाबा रामदेव जी नेतुल के साथ बैठे, घूंघट में है क्या? अच्छे अटे तो थे अभी ने अलग घड़ी ने भी मानो, अलग जी महाराज को मानते हो? हैं? मंदिर है शायद फिर, बोले अलग जी महाराज की। और रामदेव जी को मानते हो? बाबा रामदेव जी को पूरा राम सफीर रूढ़ी चाला। तो अभी मंच से एक आवाज आ रही थी कि जो शराब पिए हुए लोग हैं वो मंच के नजदीक नहीं आ रहे। तो शराब पी रहा होना है खींचना। ये जगदीश जी कहां गए? उधर बैठे। देव जी को किसी ने एक बार पूछा क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, ये पूछा रामदेव जी। तो रामदेव जी ने मानो बाबे ने घर पे पकली आ गई बाबे रा, मानते हो ना? तो रामदेव जी को किसी ने पूछा क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, तो रामदेव जी को हम मानते हैं लेकिन आचरण उनके अनुसार नहीं करते तो गड़बड़ होती है। रामदेव जी ने कहा एक शायर है, एक तो होती है भजन, ठीक है, एक होता है गीत जो महिलाएं गाती है, उनमें भी ज्ञान है। एक होता है गीत, एक भजन होता है जो महिला और पुरुष दोनों गाते हैं। एक पानी होती है जो संत लोग गाते हैं, जो सत्संग करते हैं वो गाते हैं। एक होती है शायर, तो थोड़ी लंबी चलती है और उसमें गूढ़ ज्ञान भरा रहता है। तो ये शायर है, उसमें बाबा रामदेव जी कहते हैं। पूछा प्रश्न किसी ने क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, तो उन्होंने कहा अन्न का मतलब ये बाजरा गेहूं जो मोठ चना जो भी अन्न जल का मतलब हो गया पानी। अन्न जल दो साध है। अब उसको किसी ने साध कह दिया, किसी ने स्वाद कह दिया, कुछ भी कह दो, लेकिन बाबा रामदेव जी दो की बात करते हैं। अन्न जल दो साध है, फिर देखो नवखंड। ये जितने भी एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ये जो द्वीप हैं महाद्वीप हैं, उस समय 9 खंडों की बात ही आती थी।
अपने शरीर में 8 कमरे हैं, इसको मंदिर बोलते हैं, पर 8 कमरे हैं और 10 दरवाजे। एक को भजन आवे भी मैं कहवे बताओ आयो देवण माने अब तो बचा ले मारी मां है, बताओ आयो। और 8 कोठड़ी 9 है नहीं भाई 10 है दरवाजा, इनमें 8 कोठड़ी 10 दरवाजा। ये मंदिर है मां, और मंदिर है, ये मंदिर है। इस मंदिर में आप फालतू चीजें भरोगे तो मंदिर खराब हो जाएगा भाई साहब। मंदिर में तो सही चीजें भरनी चाहिए ना। इसलिए बाबा रामदेव जी ने कहा अन्न जल तो स्वाद, फिर देखो नौखंड अजमल सुत रामदेव जी भाके और सब पाखंड। तो दारू छोड़ दो, दारू पीना तो छोड़ो भैया, छोड़ो कहीं दे, कभी मना करो, क्या मना करो कि भैया वो रामदेव जी भी कह दिए। अब आज इनकी शादी हो रही, 25 जोड़े, इनका जीवन दाम्पत्य जीवन में ये प्रवेश कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, ये बड़ा विषय, खुशहाल हैप्पीनेस, ये बड़ा विषय रहता है। जैसे हमारे एमएलए साहब ने कहा कि आज से आपके 4 माँ बाप हो जाएंगे, तो जिन्होंने पैदा किया लड़के के लिए और लड़की के भी माँ बाप, इनके माँ बाप, लड़की जिनको पैदा किया 2 हो और 2 उनके ससुराल में, तो 4 माँ बाप हो जाएंगे। माँ बाप की सेवा करें, ऐसा एमएलए साहब ने ज्ञान दिया। मैं एक आपको ज्ञान थोड़ा दूसरा दे रहा हूं, इनके लिए जो दूल्हा दुल्हन है, इनके लिए दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं कि आजकल का जमाना मोबाइल का हो गया। मैं आपको भी कहूंगा जो बाराती बन के आए हैं और जो महिलाएं आई है दुल्हन के साथ या दूल्हे के साथ, इनको आप 3-4 दिन या 5 दिन, हो सके तो 7 दिन मोबाइल से दूर रखना। आप मोबाइल से दूर रखना। मैंने ये अनुभव किया और क्या क्यों किया कि हम सब भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट से जब शादियां कराते हैं तो उनके बाद में इंक्वायरी करते हैं कि शादी में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। एक किस्सा ऐसा आया, उसने कहा साहब हमने इसलिए इसको छोड़ रहे हैं कि इसने मेरी मां को खराब बता दिया, लड़की ने। मैंने उस लड़की से भी पूछा कि तेने सासू को, लड़के की मां को खराब क्यों बताया? कि सासू मां मैंने कहो कि पहले दिन ही जल्दी उठी, तो कोई बात नहीं, कह दी तो कह दी, तू कह दिया जल्दी कौन उठी, लेट होगी उठी मैं, तो मैंने की कह दिया पहले दिन ही। और मोबाइल से मां को फोन किया तो मां ने पूछा किया है सासरे में, कि सासरे में और तो ठीक है, सासू बहुत खराब। एक ही दिन में सासू की खराब होगी भाई, इस मोबाइल के कारण खराब हुई। इसलिए मैं इनको सबको कहूंगा कि 7 दिन तक ये मोबाइल साथ नहीं रखे भाई। पति पत्नी साथ रहो ना, 7 दिन तो आराम से ढंग से पहचानो एक दूसरे को। ताली बजानी तो बजा दो भाई जोरदार। ये मोबाइल खराब करता है। और दूसरा, जो महिलाएं अपनी लड़की को देखने के लिए जाती है कि घर में किया है हमारी लड़की और सास लो किया है, तो भी में आप ध्यान रखनी है कि वहां जाकर के कोई कमी है तो कमी नहीं निकालनी। हमारे घर में तो यहाँ और धार की कौन है, ये नहीं कहना है। ये हम कहते हैं, कई बार कहते हैं, ऐसा केस भी हमारे यहाँ आया और रोलबा देने का काम करते हैं लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, और अधिकतर ये काम महिलाएं करती। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब आप लड़की के ससुराल जाओ तो विशेष ध्यान रखना कि लड़की की सासू की आलोचना मत करो। ये जो संबंध है ये सेंसिटिव संबंध है। वो लड़के की मां और अब लड़के के पास एक दुल्हन आ गई है तो वो परिवार के रूप में विकसित होना चाहता। आप जाकर के अच्छा कमाओ तो थे हो या सिगड़ा खावे, ये कहने की क्या जरूरत थी? और हम कह देते अच्छा थे तो नौकरी करो, वो खान देव ये बैठो बैठो खावे, खाने देंगे ना अभी घरे खावे खावे। लेकिन आप जैसे ही कहते रहते हो उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाती चीजें।
कि सगी ठीक हो। तो ये एक ऐसा ही किस्सा हमारे बीकानेर में हुआ। बीकानेर में एक सगी नोखा, एक हमारी मंडी, 100 साल पहले वो अपनी लड़की को संभालने गई। मेरी लड़की कैसी, 100 साल पहले की बात है और हकीकत में। तो वो अपनी सगी को कहती है, थारी कहीं हो के आप सगी ने जब बीकानेर से जो गई उसको नोखा वाली सगी कहती कि थारी लड़की ने की सिखाई कौन, रोटी पटनी भी आवे कौन, पोटा थापना भी आवे कौन। इतना में पोटा थापना काम हो तो लड़की फिर श्याम ने और को सुनियो बिस्तर भी समेटना आवे कौन, की कौन सिखाए। अब ओलबा देते, इधर आ जा बेटा, इधर आ जाओ, ये देखने दो मेरे को, देखने। तो ओलबा देते देते शाम हो गई। सुबह फिर कहा कि थारी लड़की ने की को नहीं आवे। तो वो तो बीकानेर वाली सगी थी, वो कवि थी, उसने कविता रखी और एक गीत गाया। वो बीकानेर के इतिहास में, किताबों में, और बहुत सुंदर गीत गाया। उसके माध्यम से उसने ज्ञान दिया। और ये आपको बता रहा हूं, ये गीत है जो महिलाएं गाती है हमारे यहाँ। क्या थोड़ा आपके समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं अर्था दूंगा। वो सगी, ये बीकानेर वाली सगी नोखा को कह रही, ये सगी थारी मारी करनी सोरी। समझ में आ रही था? थारी मारी करनी बहुत सोरी है, बहुत आसान है कि लड़की ने की सिखायो कोने या कोनी करियो। मारी बेटी भाई, मारी बेटी ही मैं काल जाऊं निकाल थार के भेजी और थेता ओलवा दे और रात आई रोटी भी मैं तक सु खाई कोनी। भाषा समझ में आ रही है हमारी? जिमाई भी ढंग से कोनी, पूछो भी ढंग से कोनी, और भाई ओलवा दे रही हो। तो बीकानेर वाली सगी करे इन्हें नोखा ली, ये सगी थारी मारी करनी सो आप परोटनी तोरी रे सगी थारी मारी करनी सो। अच्छा थारी मारी मत करिए, लड़की को मिलने जाओ नहीं तो मेरे घर की तारीफ करो कि कई शानदार लड़कों मिली है हमारे। तो वो थान जवाई है भाई, मेरी भी तारीफ करो, मेरी मारी भी कोई आलोचना करो तो टेंशन में आ जाएगा ना। उसके लड़के की तारीफ करो। और लड़के वाले अगर लड़की के यहाँ मिलने जाए ना तो भी क्यों, यदि लड़की के संस्कार आपने अच्छे दिए, थोड़ी वो पढ़ना चाहती है हम पढ़ा देंगे। तो अब महात्मा फूले जिसको बाबा साहब ने अपना गुरु माना, महात्मा फूले ने सावित्रीबाई को शादी के बाद पढ़ाया। ये जानकारी है क्या आपको? महात्मा फूले बहुत बड़े आदमी हुए हैं महाराष्ट्र में, अविनाश जी तो जानते होंगे। महात्मा फूले पहले ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद जब अंग्रेजों ने सर्वे किया कि भारत में तो पहली टीचर कौन है सिस्टम में, तो उसका नाम सावित्रीबाई फूले आया। और वो भी शादी के बाद पढ़ी है ना भाई, ये शादी कोई अवरोध नहीं है। शादी के बाद हम पढ़ नहीं पाएंगे, अब तो ब्याह हो गया वो कहीं पढ़ी और वक्त दिया ताना भी मत मारे, इनको आगे बढ़ने दो, इनको आगे बढ़ने दो। और कभी कभी भाई बहन भी क्या करते हैं, भाई तुम बहन में संभालने जाऊं, ठीक है तकलीफ में तो संभालो, जाना भी चाहिए, लेकिन तकलीफ में नहीं संभालते हो, कुछ परेशानी पैदा करने चले जाते हो, वहां टेंशन हो जाता है। आपका संबंध सारा और बहनों का है, टिकली संबंध है, झीना संबंध तरीके से रखो। और ये तो बाबा रामदेव जी के जीवन में भी आया। बाबा रामदेव जी की बहन थी सुगुनाबाई, जानो नाम जानो सुगुनाबाई? सुगुनाबाई का ससुराल था पुगल, और वो तो अभी पाकिस्तान में है, हिंदूमल कोट की साइड छोटा उधर थे, वहां से पुगल शादी करी सुगुनाबाई की। ये पुगल वाले थोड़े परेशान करते थे सुगुनाबाई को, तो सुगुनाबाई ने अपने भाई को पत्र के माध्यम से संदेश भेजा, चिट्ठियों के माध्यम से, किसी माध्यम से, कुर्जों के माध्यम से, कभी मैं थोड़ी ससुराल में तकलीफ में, तब तो समझ में आता है कि भाई जो रहना चाहिए।
लेकिन रामदेव जी गए पुल के लोगों ने उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, तो वहां छोटा सा झगड़ा भी हुआ। फिर रामदेव जी अपनी बहन को छुड़ा करके अपने पियर लाए, और जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल हुई तो रामदेव जी ने कहा, सुगना घर तो तेरा वही है, जाना तो वही पड़ेगा। अब मेरा भाई कहीं करे कि थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, अच्छा हम आऊंगे और बड़े रोड़ो करे जोरदार, और बहन ने खेच लिया हुए तो जब नॉर्मल हो जाते भेजे को कि कोर्ट केस करा, या नहीं करना भाई, या ठीक हो नहीं, या चीजें ठीक हो नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये कोर्ट केस का समय नहीं है, पति पत्नी ढंग से रहे। तो क्या किया रामदेव जी ने कि सुगना की आवाज सुनी। सुगना उनकी बहन है, बहन की आवाज सुननी भी चाहिए। बीरा महारा रामदेव रे वो माने एक ले वन आए, बीरा महारा गाइए भाई, ओ बीरा महारा रामदेव रे वो माने एक ले वन आए, अड़गो सासरो रे ओ मन में माय मिलन रीसा हुए। बहन ने जाओ जय रामदेव जी किया, लेकिन जय शब्द ठीक हुआ। रामदेव जी कह, सुगना तारो घर तो फुकड़ी है, कोई ध्यान रखना भाई, पकड़ को नहीं बैठना जरूर करके, कोर्ट केस करना, कोर्ट केस को नहीं करना। अच्छा दे रूपा दे ने गांव में खड़ी रूपा दे, रूपा दे एक राजपूत समाज में एक बहुत संत टाइप महिला हुई थी, और मेघवाल समाज के दारूरूप उनके गुरु थे, ध्यान रखना, और मालदेव जी उनके पति थे। रूपा दे और मालदेव जी में पति नहीं बड़ी नहीं ना, तो रूपा दे ने अपने पति को समझाया और समझा करके माल जी को ठीक किया। अब तो बाड़मेर साइड में मंदिर बने हुए, ध्यान है ना। और जब वो मालदेव जी ठीक ढंग से नहीं रहे तो रूपा दे समझाती है, आई घररी खांड अकड़कड़ी लागे रे, किरकिरी कहने के एक ही नदी कहने के आगे हो नहीं क्या कहने बिना नहीं तो आवे बिना तो आगे हो गई कहने के हां घररी खांड, ये खांड जड़ो नहीं, घर पे जो खांड होती है वो किरकिरी लगती है, मीठी नहीं लगती, और बाहर से कोई चीज होती है वो अच्छी लगती है। जैसे कोई अपने समाज में पटवारी बन जाए तो उसको पूछते हैं कि तनख्वाह कितनी मिले, तो के 5000 के ऊपर ना देते हैं, पैसों खाना। तो यही रूपा दे कह रही है कि मैं घर में बहुत सुंदर स्त्री आ गई आपके पत्नी के रूप में, आपको मैं अच्छी नहीं लगती है, इधर आप ताका धागा क्यों करते हो जी? ये भ्रष्टाचार में भी चोट कर रही है रूपा दे, और व्यभिचार अगर समाज में फैला हुआ है तो उसमें भी चोट कर रही है। एक कनिष्ठ कितनी महान थी रूपा दे, आई घररी खांड अकड़कड़ी लागे रे, कोण सोरी मीठो रे रावण मां, घररी खांड अकड़कड़ी लागे। गाओ भाई, गाओ तो गाओ। देखिए क्या रूपा देने में एक ही चीज में कह दिया, चोट करी जोरदार, समझाया पति को, और पति ठीक हो गए, ठीक होकर के उनके चरणों में गिरे, पति पत्नी के रूप में बहुत शानदार पारी खेली। आज मंदिर बने हुए, इसलिए अगर पति पत्नी में छोटा मोटा भी झगड़ा हो, पति समझदार हो तो पत्नी को समझावे, और पत्नी समझदार हो पति को समझावे। 498 के मुक्त में नहीं होने चाहिए भाई साहब, समाज में 498 के मुक्त में, वो समाज को खराब कर रहा है। मैं एक जगह कलेक्टर था, जब मैं टेलीफोन एक्सचेंज में, अविनाशी टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर था, तो मेरे एक साथी सुदान करके थे। एक दिन मेरे पास बीकानेर आए कि इस तरह से हो गया, अब मैं शादी में गया, बाद में मैं एमपी बन गया, तो मेरे पास आए कि साहब मुकदमा हो गया। क्या हुआ कि लड़की को इस तरह से मार दिया। इनका मारने में किस किस का योगदान, कि वो दोनों ही थे पति पत्नी, खेत में कुंडी में पड़ गई। ठीक है, मुकदमा हो गया, हमने भी फोन वॉन किया। 2-4 महीने बाद आए कि साहब उस केस में कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ कि नहीं, वो छोरो तो पकड़ी, छोरो नहीं,
પોતાના જમાઈ है ये छोरो मत बोलो भाई आपने शादी की थी ना कि की थी अब कहीं है कहने बिरो को माँ और बाप है नहीं पे खुला घूमे तो मैंने कहा माँ बाप उसको मारने देखिए लड़की के मारने में कोई समाज साथ नहीं हो मारा जिसने उसको सजा मिलनी चाहिए और मैं भी इस मत का हूं अगर किसी ने मारा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन तो मारने में साथ ही नहीं है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए ना तो उसने कहा कि नहीं मेरे सगे को तो जेल भेजना ही पड़ेगा मैंने कहा देखो मेरे साथ आप टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर रहे हो मुझे जानते हो शुरू से मैं न्याय के साथ खड़ा होता हूं अन्याय के साथ खड़ा नहीं होता तो मेरे से नाराज हो गया नाराज हुआ खड़ा हुआ कि थाने एमपी बढ़ गया घमंड आ गया मैं कहते घमंड की बात नहीं है उस खेत में वो दो ही थे पति पत्नी कुंडी में गिरी या गिराई गई तो पति पकड़ गया जेल में आप अपने सगे और सगी जी को क्यों जेल में डालना चाहते हो तो वो खड़ा होकर के क्या कहता है जिससे मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने समझाया वो खड़ा होकर के कहता है कि जितना ताई सगो और सगी जेल में नहीं जाएंगे जितना ताई मैंने मजो ही को नहीं आवे मैंने कहा मजे के लिए समाज को खराब मत करो भैया मजा लेना हो तो कोई और बात में लेना यहाँ मत लेना जाइए हमारे से बाहर हमारे लिए दरवाजे आपके लिए खुले नहीं है न्याय और अन्याय में हम अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे न्याय के साथ खड़े रहेंगे लड़के ने अगर मारा है तो कोर्ट तय करेगा लड़का जेल में है अगर आप भी कह रहे हो कि सगा और सगी उस मारने में साथ नहीं थे तो फिर आप जबरदस्ती उनको जेल क्यों भेजना चाहते हो